सबको नमस्कार। मैं प्रभात कुमार बिश्नोई, इकोनॉमिक्स स्टडी बैंक पर अपने समस्त व्यूअर्स का, अपने समस्त छात्र छात्राओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए शुरू करते हैं आज की अपनी ऑनलाइन क्लास। सबको नमस्कार। इकोनॉमिक्स स्टडी बैंक पर मैं प्रभात कुमार बिश्नोई अपने समस्त व्यूअर्स का, अपने समस्त छात्र छात्राओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए शुरू करते हैं आज की अपनी ऑनलाइन क्लास। आज का हमारा जो टॉपिक है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अवसर लागत सिद्धांत। चलिए शुरू करते हैं इसको। साथियों, आपको मालूम ही है अवसर लागत किसी कहिए कि दो वस्तुएं, यदि एक एक्स है दूसरी वाई है, तो होता ये है कि आपको मालूम ही है कि हमारे जो संसाधन होते हैं, संसाधन, साधन, उत्पादन के तत्व, घटक, कारक, जो भी आप समझे, इनको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहेंगे। तो वो जो है दीर्घकाल में केवल भूमि स्थिर साधन है उत्पादन का, आपको मालूम होगा। लेकिन अल्पकाल में उत्पादन का प्रत्येक साधन स्थिर होता है। चाहे कोई व्यक्ति हो या राष्ट्र हो, राष्ट्र और व्यक्ति के दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो हमारे जो साधन हैं वो सीमित होते हैं, ठीक है। और जैसे हमारी भूमि है, हमारा जल है, हमारे खनिज है, सब सीमित है। तो हम ये मान के चलते हैं कि दो वस्तु का हम उत्पादन कर रहे हैं और ये हमारी भूमि है। इस भूमि के केवल इतने टुकड़े पर हम चने का उत्पादन कर रहे हैं, चना, और शेष भाग पर हम गेहूं का उत्पादन कर रहे हैं। चना मान लीजिए वाई है और गेहूं ये एक्स है, ठीक है। तो एक्स का जो उत्पादन हम कर रहे हैं, यानी इस पूरे भूभाग पे कर रहे हैं, और जो ये केवल इतना भाग है, इस पर हम चने का उत्पादन कर रहे हैं। हमारा श्रम भी सीमित है, हमारी पूंजी भी सीमित है, हमारी भूमि भी सीमित है। एक राष्ट्र के दृष्टिकोण से भी सीमित है और एक व्यक्ति के दृष्टिकोण से भी सीमित है, ठीक है। भूमि तो दीर्घकाल में और अल्पकाल में दोनों ही समय में सीमित है, ठीक है। और भूमि का ये गुण है, उसको विशिष्ट बनाता है, और इस गुण को हम कहते हैं भूमि तत्व। भूमि तत्व अर्थात भूमि उत्पादन का स्थिर साधन है, ठीक है। अब ये जो भूमि तत्व है, अल्पकाल में उत्पादन का प्रत्येक साधन, चाहे वो श्रम हो, चाहे वो पूंजी हो, चाहे वो संगठन हो, और चाहे वह साहस हो, तो प्रत्येक साधन इस भूमि तत्व को प्राप्त कर लेता है। अर्थात अल्पकाल में प्रत्येक साधन की जो पूर्ति होती है वो स्थिर होती है। अब देखिए, दो वस्तुओं का उत्पादन हम करें, चने का, गेहूं का। अगर हम केवल इतने भूभाग पर चना और शेष भूभाग पर गेहूं पैदा करें, तो हमें जो उत्पत्ति प्राप्त हो रही है, मान लीजिए हमें 10 कुंटल चना पैदा हो रहा है और 40 कुंटल या 50 कुंटल जो है गेहूं पैदा हो रहा है। अब ऐसे में क्या होगा ना, कि यदि हम चाहें कि चने का उत्पादन बढ़ा लें, 5 कुंटल चने का उत्पादन बढ़ा लें, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? गेहूं से भूमि लेनी पड़ेगी, गेहूं की कुछ भूमि को चने में लगाएंगे, ठीक है। अर्थात गेहूं की भूमि कम हो जाएगी, चने का उत्पादन हो जाएगा। अब हमें
यानी कि 5 कुंटल और चना उत्पन्न करने के लिए गेहूं की कुछ मात्रा का त्याग करना पड़ेगा। यानी x की y की कुछ अधिक मात्रा के लिए x की कुछ मात्रा का हमें त्याग करना पड़ेगा और y के लिए x की त्यागी जाने वाली मात्रा y वस्तु की अवसर लागत कहलाएगी। हमारे जो साधन सीमित हैं, सीमित साधनों से दो वस्तुओं के ऐसे अनगिनत कॉम्बिनेशन, संयोग, जिन्हें हम बंडल भी कहते हैं, हम उत्पादित कर सकते हैं। ठीक है। और जब उनको ऐसे संयोगों को हम ग्राफ पर अंकित करते हैं तो एक वक्र बनता है जिसको हम उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं। ये आपको मालूम होगा ना, आपने उत्पादन संभावना वक्र पढ़ा होगा। यहाँ पे ये थोड़ा बेसिक कंसेप्ट है, इसको जरूर आप समझ लीजिए ढंग के साथ में। जो उत्पादन संभावना वक्र होता है वो एक होता है नतोदर, इस तरीके से हो सकता है। ठीक है। ये गेहूं की मात्रा है और ये चावल चने की मात्रा है। इसको हम कह सकते हैं y वस्तु, इसको हम कह सकते हैं x वस्तु। दो वस्तुओं को दिखाया जा रहा है। यानी y, अगर हम चने की इतनी मात्रा लें, y मात्रा लें, तो अपने जो दिए हुए संसाधन है उसमें हम गेहूं की इतनी मात्रा का उत्पादन कर सकते हैं। यानी x का OX का उत्पादन कर सकते हैं। यदि हम चाहते हैं कि हम चने का थोड़ा अधिक उत्पादन करें, यानी इतना उत्पादन करें, तो क्या होगा? यानी y1 के बराबर उत्पादन करें तो क्या होगा? हमें इतना चना पैदा करने के लिए गेहूं की x1 मात्रा का त्याग करना पड़ेगा। OX1 जो मात्रा अब पहले की तुलना में केवल OX1 मात्रा हमको प्राप्त होगी, अर्थात X1 X के बराबर गेहूं का उत्पादन कम हो जाएगा अगर हम केवल इतनी मात्रा चने की और अधिक पैदा करें। यदि मान लीजिए हमें गेहूं की मात्रा बढ़ानी है तो क्या होगा? गेहूं की मात्रा को यदि हम OX2 करें, अर्थात गेहूं की मात्रा में केवल इतनी वृद्धि करें, तो इस स्थिति में हम चने की OY2 मात्रा ही उत्पन्न कर पाएंगे, अर्थात हमें चने की इतनी मात्रा का परित्याग करना पड़ेगा। ठीक है। तो यहां पर ये देखना है कि ये जो उत्पादन संभावना वक्र है, ये कॉन्वेक्स है और घटती हुई लागतों के अंतर्गत बनाए गए। ठीक है। यहां पर प्रतिस्थापन दर यानी चने की और गेहूं की, ये इस वक्र के द्वारा ये आपको मैंने डार्क कर दिया है, ये दिखाई जा रही है। अगर हमें चने की डेल्टा y मात्रा चाहिए तो हमें गेहूं की डेल्टा x मात्रा को कम करना पड़ेगा। समझ में आया? इतनी मात्रा हमें अगर चने की बढ़ानी है तो गेहूं की डेल्टा x मात्रा का त्याग करना पड़ेगा, और ये है
y के लिए x की त्यागी जाने वाली मात्रा जो है उसकी अवसर लागत कहलाएगी। अब यहाँ पे ये उत्पादन संभावना वक्र है। दो वस्तुओं के ऐसे अनगिनत कॉम्बिनेशन हो सकते हैं जिनका दिए हुए संसाधनों में, दी हुई तकनीक में हम उत्पादन कर सकते हैं। यदि हमें क्या करना होता है कि वस्तु की एक अधिक इकाई का उत्पादन करने के लिए घटती हुई यानी सीमांत प्रतिस्थापन दर यानी घटता हुआ त्याग करना पड़े, तो इसको हम घटते हुए प्रतिफल की अवस्था कह सकते हैं, लागत की अवस्था कह सकते हैं। ठीक है, तो ये एक। दूसरा जो उत्पादन संभावना वक्र होता है वो होता है इस प्रकार का, यानी सरल रेखा के रूप में, यानी जितनी मात्रा में ये y की मात्रा, ये x की मात्रा। अब y की मात्रा बढ़ाएं, OY करें तो x की मात्रा को घटाना पड़ेगा, अर्थात वो हो जाएगा x1। ठीक है, तो यहाँ ये जो है, ये जो संभावना वक्र दिखाया गया है, ये इसको हम कहेंगे स्थिर प्रतिफल की अवस्था। तो स्थिर प्रतिफल की अवस्था में जो पीवी वक्र होगा तो इस प्रकार का होगा उत्पादन संभावना वक्र। और एक यानी कि बढ़ती हुई कहिए कि लागत की जो अवस्था होगी, स्थिर लागत की अवस्था में तो ये इस प्रकार से बन जाएगा। और बढ़ती हुई लागतों के अंतर्गत उत्पादन संभावना वक्र को हम इस प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं। ये जो वक्र बनाया, ये गेहूं की मात्रा है, इसको हमने x का है, ये चना है, इसको हमने y माना है। ठीक है, अगर चने की y मात्रा का OY मात्रा का हम उत्पादन कर रहे हैं तो गेहूं की केवल OX मात्रा का हम उत्पादन कर पाएंगे। अब चने की मात्रा को यदि हम बढ़ाएं, Y1 करें, तो ऐसी स्थिति में गेहूं की मात्रा का हमें जो त्याग करना पड़ेगा। ठीक है, यदि और इसको बढ़ाएं, इतना करें, तो बढ़ती हुई कई लागत के अंतर्गत चूंकि उत्पादन हो रहा है, इसलिए गेहूं का उत्पादन अधिक मात्रा में कम होगा। तो ये जो वक्र है इसको उन्नत दर कहा जाएगा। ये भी उत्पादन संभावना वक्र है। ये बढ़ती हुई लागतों के अंतर्गत है। उत्पादन के जो नियम है 3 होते हैं, आपको मालूम है। क्या कहा जाता है कि जब स्थिर साधन के साथ परिवर्तनशील साधन की मात्रा में उत्तरोत्तर वृद्धि की जाती है तो उत्पादन 3 प्रकार से उत्पादन में परिवर्तन होता है। एक, घटती हुई बढ़ती हुई दर से, जिसको वर्तमान प्रतिफल नियम के नाम से जानते हैं, उत्पादन वृद्धि नियम के नाम से जानते हैं। ठीक है, जब स्थिर साधन के साथ परिवर्तनशील साधन की उत्तरोत्तर इकाइयों को लगाने से
उत्पादन में स्थिर दर से वृद्धि होती है तो उसको उत्पादन समता नियम के नाम से जानते हैं। और जब कई स्थिर साधन के साथ परिवर्तनशील साधन की उत्तरोत्तर इकाइयों को लगाने से सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन दोनों ही घटते जाते हैं, जिसको उत्पत्ति ह्रास नियम के नाम से जाना जाता है। और लागतों के रूप में उत्पादन वृद्धि नियम को लागत ह्रास नियम के नाम से जानते हैं। उत्पादन स्थिर नियम को या समता नियम को लागत स्थिर नियम के नाम से जानते हैं। और क्रमागत उत्पत्ति ह्रास नियम को लागत वृद्धि नियम के नाम से जानते हैं। तो ये आप जानते ही होंगे। अब जो हम शुरू करते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अवसर लागत सिद्धांत, तो यहाँ ये बताना आपके लिए बहुत जरूरी है कि इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन है 1936 में हेवलर गोटफ्राइड बॉन हेवलर ने किया है। अपनी पुस्तक, उनकी जो पुस्तक है उसका नाम है इंटरनेशनल द थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है, द थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धांत। तो इसमें उन्होंने अपनी यानी अवसर लागत सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। और यहाँ ये भी बता देना जरूरी है कि बहुत सारे विद्वानों का ऐसा मत है कि जो रिकार्डो का तुलनात्मक लागत सिद्धांत है उस पर रिकार्डो के तुलनात्मक लागत सिद्धांत पर अवसर लागत सिद्धांत जो है ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक सुधार। रिकार्डो का जो तुलनात्मक लागत सिद्धांत है व्यापार का, इसमें मूल्य के श्रम सिद्धांत को प्रधानता दी गई। ये सिद्धांत ये बताता है कि जो तुलनात्मक लाभ का आधार है वो श्रम मूल्य में श्रम की इकाइयों का जो लागत है उस पर निर्भर है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो होता है तुलनात्मक लागत के अंतर के कारण होता है, एक बात। दूसरा, उन्होंने केवल स्थिर प्रतिफल की अवस्था में जो है अपने सिद्धांत की व्याख्या की है और श्रम को ही उत्पादन का एकमात्र साधन माना है। जबकि आप जानते हैं कि श्रम के साथ साथ भूमि, पूंजी, संगठन, साहस, ये सभी उत्पादन के साधन हैं। अब इन्होंने केवल श्रम को ही साधन माना और अन्यों को इसी में सम्मिलित कर लिया। तो यहाँ पे ये कुछ थोड़ी सी जो उनके सिद्धांत की कमियां हैं। हालांकि मैं ये कहूँगा कि हेवलर और रिकार्डो के तुलना जो सिद्धांत है दोनों ही अपूर्ण हैं, लेकिन फिर भी जो है हेवलर का सिद्धांत जो है रिकार्डो के लगान सिद्धांत पर सुधार है। इसकी जो हम बात करेंगे वो जब रिकार्डो के तुलनात्मक व्यापार सिद्धांत की और अवसर लागत तुलना यानी सिद्धांत की जब हम तुलना करेंगे तब हम उसमें चर्चा करेंगे। यहाँ आपको ये हमने बता दिया कि उत्पादन संभावना जो है उनकी स्थिति आपने देख ली है। अगर आप तालिका के रूप में देखना चाहें तो मैं उसको भी समझा देता हूं आपको,
ठीक है। ये एक्स है गेहूं का उत्पादन, और ये है वाई, ये चने का उत्पादन है, चना। ये दो वस्तुएं हैं, ये संयोग हैं। अगर हम मान लीजिए केवल एक ही वस्तु है, वाई का ही उत्पादन कर रहे हैं, एक्स का उत्पादन नहीं कर रहे हैं, तो इस स्थिति में मान लीजिए यहाँ पे 30 कुंटल हम चना उत्पन्न कर रहे हैं, जबकि गेहूं हमारे पास 0 है। ठीक है। अगर हम 10 कुंटल गेहूं पैदा करना चाहते हैं, ये पहला कॉम्बिनेशन है, प्रथम संयोग है, फिर दूसरा संयोग, यानी हम गेहूं की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें चने की कुछ इकाइयों का त्याग करना पड़ेगा। ठीक है। मान लीजिए अगर हम 1 कुंटल गेहूं पैदा कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें, मतलब 1 इकाई गेहूं की पैदा कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें 5 कुंटल चने का त्याग करना पड़ रहा है, तो कितना बचेगा? 25 कुंटल। अगर एक और अतिरिक्त इकाई हम चने की उत्पन्न करना चाहें, तो हमें 5 इकाइयों का और त्याग करना पड़ेगा। ये जो कॉम्बिनेशन है आप बना सकते हैं। ऐसे अनगिनत कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। यानी गेहूं और यानी चावल की जो प्रतिस्थापन दर है वो कितनी हो जाएगी? यानी 1 इकाई बराबर 5, 1 इकाई बराबर 5, 1 इकाई बराबर 5, 1 इकाई बराबर 5। तो ये प्रतिस्थापन दर होगा जो कि समान है, और यहाँ पर हम कह पाएंगे कि स्थिर प्रतिफल लागू हो रहा है, और इसका जो यानी कि उत्पादन संभावना तो बनेगा, तो आप इसको भी बना सकेंगे। यहाँ पे गेहूं लगाइए, और यहाँ पे 5, 10, 15, 20, 25, 30, है ना। ये y है, ये x है, 1, 2, 3, 4 ये गेहूं का उत्पादन है, इसको आप x कहिए। ये चने का उत्पादन है, इसको आप y कहेंगे। ठीक है। जब यानी कि 0 इकाई है तो 30, और उसके बाद 1 इकाई पर कितना है? 25। तो ये यहाँ पर ये बिंदु मिल जाएगा आपको। पहला बिंदु ये हो गया, दूसरा बिंदु ये हो गया। फिर 2 इकाई अगर गेहूं की है तो चने की कितनी है? यानी 20 इकाइयों का उत्पादन हो रहा है। अगर 3 इकाई हम गेहूं की उत्पन्न करें तो हमें केवल यानी चने का 15 इकाइयों के बराबर ही उत्पादन प्राप्त होगा। इसी प्रकार यदि 4 इकाइयां हम गेहूं की पैदा करें तो हमें 10 इकाइयां ही प्राप्त होंगी। ठीक है। तो ये जो विभिन्न बिंदु आ गए हैं, इसको और आगे तक आप बढ़ा सकते हैं। 5, यहाँ पे ये 5वीं इकाई आ जाएगी, और 6ठी इकाई पर गेहूं का उत्पादन जो हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 6 इकाई, और ये यहाँ पर बिंदु आ जाएगा। अब इन सारे बिंदु को आप जब मिलाओगे तो ये एक सरल रेखा की तरह बन जाएगी। ये स्थिर उत्पादन की अवस्था में, स्थिर लागत की अवस्था में, ठीक है, ये उत्पादन संभावना वक्र बन जाएगा। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा। द्रव्यमान प्रतिफल में जो प्रतिस्थापन दर है वो अलग होगी। ठीक है।
चलिए अब हम हैवलर के सिद्धांत की व्याख्या करते हैं। अभी तक हमने उत्पादन संभावना वक्र के बारे में, अवसर लागत के बारे में आपको विस्तार पूर्वक बता दिया है। उत्पादन संभावना वक्र के जो विविध आकार होते हैं, ढाल वक्र होते हैं, उनको हमने समझाया है। अब हम विवेचना करते हैं अवसर लागत सिद्धांत की। तो जैसा हमने आपको पहले बताया कि प्रोफेसर हैवलर ने, जिनका पूरा नाम है गोटफ्राइड वॉन हैवलर, ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है और अपनी पुस्तक द थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। और ये प्रतिपादन उन्होंने 1936 में किया अपनी पुस्तक में। साथियों, किसी वस्तु के उत्पादन की जो अवसर लागत है उसे आप इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि यदि मान लीजिए एक्स वस्तु है, एक्स वस्तु का उत्पादन किया जाना है, इसके लिए वाई की कुछ मात्रा का हमको त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमारे साधन, उत्पादन के साधन स्थिर नहीं होते और इच्छित मात्रा में हम उनको बढ़ा पाते तो हमारे लिए यह संभव था कि हम दोनों वस्तुओं का इच्छित मात्रा में उत्पादन कर पाते, किंतु हमारे पास ऐसा नहीं है। हमारे जो संसाधन है वो स्थिर है, इसलिए यदि हम एक वस्तु की अधिक मात्रा का उत्पादन करना चाहते हैं या एक वस्तु का उत्पादन करना चाहते हैं तो हमें दूसरी वस्तु की कुछ मात्रा का त्याग करना पड़ता है या दूसरी वस्तु को त्यागना पड़ता है। तो पहली वस्तु के उत्पादन के लिए दूसरी वस्तु की जितनी मात्रा का त्याग किया जा रहा है वो पहली वस्तु की अवसर लागत कहलाती है। ठीक है, आइए इसको एक और तरीके से हम समझते हैं। एक विद्यार्थी है जो बीए में पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स दोनों सब्जेक्ट ले सकता है, या थोड़ा सा इसमें और संशोधन करते हैं। एक विद्यार्थी है जो अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र और गणितीय अर्थशास्त्र दोनों का चयन कर सकता है, किंतु वह अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र का चयन करता है और गणितीय अर्थशास्त्र को त्यागता है, उसको छोड़ता है। तो अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र की जो अवसर लागत होगी, गणितीय अर्थशास्त्र के वे अंक होंगे जिनको प्राप्त किया जा सकता था किंतु उसने नहीं प्राप्त किया, उसको छोड़ दिया। अब समझ गए होंगे। उत्पादन के क्षेत्र की बात करें तो उत्पादन में यदि कोई वस्तु है, जैसे एक्स वस्तु, ए या बी वस्तु, ए वस्तु बी वस्तु, यदि ए वस्तु के उत्पादन किया जाता है, दोनों वस्तुओं का उत्पादन किया जा सकता था, है ना, ए का भी किया जा सकता है, बी का भी किया जा सकता है, लेकिन उत्पादक ए वस्तु के उत्पादन को चुनता है तो उसे बी वस्तु की उत्पादन की उस मात्रा का त्याग करना पड़ेगा जो कि ए को उत्पादित करने के लिए उसने त्याग किया है। तो ये अवसर लागत होगी। इसी को हैवलर ने अपनी इस परिभाषा में लिखा है। उन्होंने क्या बताया कि किसी एक वस्तु ए का उत्पादन करने में उत्पत्ति के किसी साधन एक्स की लागत अन्य वस्तु की, यानी अन्य वस्तु बीसी की वह अधिकतम मात्रा है जिसका उत्पादन एक्स करता है। क्या समझ आया आपको? मतलब ए वस्तु का उत्पादन करने में किसी साधन की एक्स की लागत, अब यहाँ पे अवसर लागत नहीं है, लागत अन्य वस्तु बीसी की वह अधिकतम मात्रा है
BCP, जिसका उत्पादन X करता है, यानी A की अवसर लागत क्या होगी? BCP वह अधिकतम मात्रा जिसका X उत्पादन कर रहा है। यहीं पर यही बात स्टिगलर ने भी कही है। स्टिगलर ने भी लगभग समान शब्दों में ही इसको परिभाषित किया है। किसी एक वस्तु A का उत्पादन करने में उत्पत्ति के किसी साधन X की लागत अन्य वस्तुओं B, C, D की वह अधिकतम मात्रा है जिसका उत्पादन X साधन करता है। मतलब बात वही है, A वस्तु को उत्पन्न करने के लिए जब हम साधन X को B, C, D से हटाकर A पर लगाते हैं तो हमें इन वस्तुओं में से जिसका भी हम उत्पादन कर रहे हैं किसी यानी कि अधिकतम मात्रा का त्याग करना पड़ेगा। कुछ मात्रा का जो त्याग करना पड़ेगा वो A की अवसर लागत कहलाएगी, इन परिभाषाओं के अनुसार, हेवलर के अनुसार, प्रोफेसर स्टिगलर के अनुसार। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इन दोनों परिभाषाओं को याद कर लीजिए, आपका अवसर लागत सिद्धांत जो है हेवलर का ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा और इस वीडियो के बाद दूसरे वीडियो में हम अवसर लागत सिद्धांत का शेष आपको पढ़ाएंगे। यहाँ केवल हम ये मान्यताएं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अवसर लागत सिद्धांत की जो मान्यताएं हैं उनको आपको समझाएंगे। चलिए शुरू करते हैं इसको। अवसर लागत सिद्धांत की जो मान्यताएं हैं उसमें पहली मान्यता है कि उत्पादन के साधनों की पूर्ति स्थिर होती है। मैंने आपको शुरू में ही बताया, उत्पादन के जो साधन होते हैं उनकी पूर्ति स्थिर होती है। ठीक है, और केवल भूमि नहीं, भूमि तो अल्पकाल दीर्घकाल में भी स्थिर है। उत्पादन के जो अन्य साधन हैं, चाहे वो श्रम है, चाहे वो पूंजी है या संगठन है या साहस है, ये साधन भी स्थिर होते हैं और अल्पकाल में इनकी पूर्ति स्थिर होती है। ठीक है, दूसरी बात है उत्पादन की तकनीक दी हुई है और उसमें साधनों का इष्टतम या कुशलतम प्रयोग हो रहा है। मतलब उत्पादन की तकनीक, जैसे हम प्राचीन तकनीक की बात करें खेती में तो देसी हल बैल की सहायता से कृषि कार्य होता था। आज कल्टीवेशन के आधुनिक यंत्र मौजूद हैं। बुआई, नराई, गुड़ाई, जुताई, सिंचाई सब कुछ यंत्र से हो रहा है और निरंतर नई नई तकनीक उत्पादन की आती रहती है ना। तो यहाँ हमने ये मान लिया है कि उत्पादन की तकनीक स्थिर है, अर्थात दी हुई है, और जो साधन हैं उन साधनों का इष्टतम यानी कुशलतम प्रयोग हो रहा है। इसके बाद है वस्तु बाजार और साधन बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है। पूर्ण प्रतियोगिता आप जानते हैं, पूर्ण प्रतियोगिता की दिशा में जो समस्त वस्तुएं होती है एक जैसी होती है गुण तथा मात्रा में, और साधन बाजार में क्या होगा कि साधन की जो समस्त इकाइयाँ हैं वो गुण तथा मात्रा में एक जैसी होंगी। इकाई बिल्कुल उनकी यानी कुशलता एक जैसी होगी, सबके अंदर सबका समान मूल्य होगा। ठीक है, तो पूर्ण प्रतियोगिता, हालांकि वैसे तो ये काल्पनिक होती है, लेकिन पूर्ण प्रतियोगिता की जो शर्त है वो इस सिद्धांत की भी है, अवसर लागत के सिद्धांत की भी है। चौथी इसकी मान्यता है वस्तु के मूल्य मुद्रा के द्वारा मापे जा सकते हैं। देखिए, इसमें कोई राय नहीं है, दो राय नहीं हो सकती कि मुद्रा जो है समस्त वस्तु के मूल्यों का मापन करती है। मूल्य मापन का कार्य मुद्रा करती है, इसमें कोई शक थोड़ा है। लेकिन जो हकीकत है वो ये है कि जो हमारी कहिए कि आवश्यकता है, आवश्यकता की तीव्रता जितनी अधिक होगी और साधन जितना दुर्लभ होगा उतना ही अधिक उसका मूल्य होगा, है ना। और
अगर ऐसी बात होगी तो उसको मूल्य से यानी मुद्रा के मापदंड से मापना बड़ा कठिन हो जाएगा। अब जैसे एक रसगुल्ला है, रसगुल्ला खाने के बाद आदमी को कितना लाभ हो रहा है, कितना उसका, तो वो मुद्रा में व्यक्त नहीं किया जा सकता, ठीक है। लेकिन यहाँ ये मान्यता है कि अब चूंकि मुद्रा की बात कर ले तो मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्वयं में स्थिर नहीं रहती, आपको मालूम होगा, आपने पढ़ा हुआ है। तो मूल्य जो है मुद्रा में मापे जा सकते हैं वस्तु के। उत्पादन में प्रयुक्त उत्पादन के साधनों का समान मूल्य, यहाँ पूर्ण प्रतियोगिता की मान्यता मान ली थी अपने आप, उसमें सम्मिलित हो जाता, मैं पहले बता चुका हूँ आपको, ठीक है। उत्पादन में प्रयुक्त उत्पादन के साधनों का मूल्य समान रहता है। जैसे श्रम है, तो श्रम की जब सभी श्रम एक जैसे हैं, समरूप हैं, कुशलता एक जैसी है उनमें, तो मूल्य भी एक जैसा होना चाहिए उनका, ठीक है। सभी वस्तुओं की उपयोगिता समान रहती है, अर्थात सभी वस्तुएं समान महत्व वाली होती हैं उपयोगिता की दृष्टि से। और इसकी नेक्स्ट मान्यता है वस्तु की कीमत सीमांत लागत के बराबर निर्धारित होती है। देखो आपने मूल्य निर्धारण पढ़ा होगा, तो वहाँ ये पूछा जाता है कि वस्तु का मूल्य पूर्ति द्वारा निर्धारित होता है, अर्थात लागत के द्वारा निर्धारित होता है, या उपयोगिता के द्वारा निर्धारित होता है। तो होता यही है कि वस्तु का मूल्य मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा, यानी उपयोगिता और लागत दोनों के द्वारा निर्धारित होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ जो कहा गया है कि सीमांत लागत के बराबर निर्धारित होता है। अब जैसे हम पूछते हैं कि किसी वस्तु का मूल्य उपभोक्ता क्यों देता है, क्योंकि वस्तु में उपयोगिता होती है, और अधिक से अधिक वो कितना मूल्य दे सकता है, सीमांत उपयोगिता के बराबर दे सकता है। यही बात अगर विक्रेता की तरफ से पूछी जाए, विक्रेता वस्तु का मूल्य क्यों लेता है, क्योंकि उसने लागत लगाई है, कम से कम कितना मूल्य लेगा, सीमांत लागत के बराबर लेगा। तो यहाँ ये माना गया है सीमांत लागत के बराबर मूल्य होता है। इसके बाद नेक्स्ट है उत्पत्ति के सभी साधन पूर्ण रोजगार की स्थिति में होते हैं, ठीक है। पूर्ण रोजगार के बारे में आप जानते हैं, पूर्ण रोजगार तब पाया जाता है जब कोई भी साधन बेरोजगार ना हो। और अगर कहिए कि कुछ साधन की इकाइयां बेरोजगार भी हैं और वो किसी अन्य कारण से हैं, उनके लिए कार्य करने के लिए है, लेकिन वो प्रचलित यानी कि दरों पर कार्य नहीं करना चाह रहे हैं, तो उनको बेरोजगार नहीं माना जाता। जैसे श्रम है, यानी कि पूर्ण बेरोजगारी, पूर्ण रोजगार तब होगा कि जब प्रत्येक कार्य करने के इच्छुक श्रमिक के लिए कार्य हो और प्रत्येक मजदूर प्रचलित मजदूरी दर पर कार्य करने का इच्छुक हो। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि जो प्रचलित मजदूरी पर कार्य करने के इच्छुक नहीं होते, या वो कार्य करने ही नहीं चाहते, आलसी स्वभाव के होते हैं, या उनके माता पिता ने बहुत बड़ी दौलत छोड़ी उनके लिए, इसलिए भी वो कार्य नहीं करना चाहते, तो ऐसे लोगों को बेरोजगार नहीं माना जाता और तो इस समय पूर्ण रोजगार माना जाता है। तो हम यहाँ भी ये कह रहे हैं कि जो उत्पत्ति के साधन हैं, चाहे वो भूमि है, चाहे श्रम है, चाहे पूंजी है, संगठन है, सब पूर्ण रोजगार की स्थिति में है। किसी देश में उपलब्ध साधनों की पूर्ति भी स्थिर होती है। जो संसाधन दे रखे हैं उनकी जो पूर्ति है उपलब्ध संसाधनों की, वो स्थिर है। तो ये कहिए कि अवसर लागत सिद्धांत की मान्यताएं हैं, और आप इसका शेष भाग अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, इसको एक भाग में बनाना संभव नहीं हो पा रहा है। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इस प्रकार के वीडियो आपको प्राप्त होते रहें। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको ऐसे वीडियो मिलते रहें। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।